ये भी लिखा था कि ये वही किताब है जिसे साहित्य अकादमी ने 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। तो ये सारी जानकारियां दर्ज थी, लेकिन अनुवादक नहीं। निराला के बारे में उदय नारायण तिवारी लिखते हैं कि जब वो खुश होते थे तो बैंसवाड़ी में बोलते थे, बांग्ला बोलें तब भी खुश, वो भी मातृभाषा थी। जब नाराज़ होते थे तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी बोलते थे, और जब बहुत नाराज़ हो तो अंग्रेज़ी बोलने लगे। अशोक कुमार है और वैजंती माला है। वैजंती माला के किरदार का नाम है छिपली। अब छिपली आप समझते हैं, हमारे बिहार में छिपली मतलब छोटे साइज का प्लेट। हाँ, तो ऐसे नाम है। और जब आप फिल्म देखेंगे वो, तो आपको लगेगा कि ये बांग्ला की फिल्म है, या ये मैथिली की फिल्म है, या ये हिंदी की फिल्म है, या भोजपुरी की फिल्म है। एक तो ये है कि हम कुछ चीज़ों में हमेशा स्टीरियोटाइप होता है कि पिता ऐसे ही होंगे, पुत्र ऐसा ही होगा, पत्नी ऐसी ही होगी, लेकिन अचानक आपके पात्र झटका देते हैं। जैसे एक जगह पे उन्होंने कहा था कि हमारे ब्रदर को कुछ न कहिएगा, या पिताजी चिल्ड्रन है जाने दीजिए, पिताजी फर्स्ट टाइम गिल्टी है, ऐसा करके वो जगह जगह जो है। नहीं, हिंदी सिर्फ बोलने की भाषा नहीं रह जाएगी। मैं बदलाव देख रहा हूँ। बीच में शायद एक दौर आया होगा जब लगा हमें कि हम सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, अगर मतलब मैं एक वाक्य गढ़ूं प्रकाशकों को आईना दिखाने के लिए, दूसरा वाक्य गढ़ूं परिवार में किसी को आईना दिखाने के लिए, तो उससे बढ़िया है मैं यूट्यूब पे सर्मन रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं। जो हिंदी के बड़े लेखक हैं, उनमें से अभी बहुत कम लोगों ने इस किताब को ऑफिशियली नोटिफाई किया है। लिखा है बहुत दिन उन्होंने, बहुत लोगों को प्रेरित किया है, परिमार्जित किया है। मठ उनके हैं तो मठाधीश हैं वो, ठीक है। वो किसी भी सूरत में आपका चेहरा चांद नहीं हो सकता है। तो इमरजेंसी का जो दौर था, और जो एक मेटाफर की तरफ वो सरवाइव किया हमारे पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस ने। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और दैनिक जागरण हिंदी है हम चैनल के बातें किताबें सेगमेंट में आपका स्वागत है। हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर अपनी दुनिया को और बड़ा देखना हो, दुनिया के बारे में और ज़्यादा जानना हो, तो किताबें पढ़नी चाहिए। इतिहास के बारे में जानना हो, वर्तमान को बेहतर समझना हो, भविष्य क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा लगाना हो, तो किताबें पढ़नी चाहिए। आज इस सेगमेंट में मेरे साथ हैं एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, बहुत ही अच्छे लेखक। इनकी किताब मैं हाल में पढ़ रहा था और कई बार मेरा इसका मजाक उड़ा जब मैंने उस किताब के बारे में लिखा था। मैंने लिखा कि ये बड़े दिनों के बाद एक ऐसी किताब पढ़ी जिसमें मैंने एक भी शब्द स्किप नहीं किया। तो लोगों ने कहा कि ऐसा होता है क्या कि आप शब्द स्किप करके पढ़ते हैं? या कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन किताब के हर शब्द इतनी खूबसूरती से, हर वाक्य इतनी खूबसूरती से बुना हुआ है कि उसको पढ़ते हुए आपको रस आना शुरू होता है। और ऐसा नहीं कि ये कहानी आज की कहानी कह रही है, कहानी 1947 के बाद की कहानी कहती है और एक पूरे दौर को दिखाती है। इस किताब का नाम है चक्का जाम और इसके राइटर हैं गौतम चौबे जी, जो आज हमारे साथ हैं। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, मुझे बुलाने के लिए और किताब के हर शब्द को पढ़ने के लिए। आपने लिखा इतना शानदार है। अच्छा, इसकी एक और खास बात है किताब की, मैं जब देख रहा था तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने इसके ऊपर बात की है। अमिताभ घोष ने लिखा है, भारत के एक निर्णायक दौर को खंगालता बेहद दिलचस्प उपन्यास। मनोज वाजपेयी जी ने भी इसके ऊपर लिखा है, हरीश त्रिवेदी जी ने लिखा है। अंग्रेजी राज के रंगून से लेकर जेपी आंदोलन के बिहार तक विस्तृत यह उपन्यास आंचलिक भी है और राष्ट्र की मुख्य धारा से अपरावित भी। और यही चीज़ मैं महसूस करता रहा। बहुत सी घटनाएं इस किताब के माध्यम से मैंने देखी। किताब पे बात करूं उससे पहले मैं इनका परिचय और दे दूं। गौतम जी दिल्ली विश्वविद्यालय के ARSD कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। साहित्य से बहुत जुड़ाव है और उन्होंने कई किताबें अनुवाद की हैं, जिसमें एक है जो कि भोजपुरी से संभवतः पहली किताब है, फूल सुंघी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। एक बहुत पॉपुलर किताब है जो लगभग सबने पढ़ी, मूवी तो देखी है, 12th फेल, उसका भी अंग्रेजी अनुवाद जब आप पढ़ रहे हैं तो गौतम जी ही उसके अनुवादक हैं। और भी किताबें हैं और ये उनका पहला उपन्यास है। कैसा लग रहा है पहली बार अब अनुवाद करते करते खुद राइटर बन गए? हाँ, इस बार तो यह है कि अनुवादक का नाम फॉन्ट साइज जो है थोड़ा छोटा होता है। पहले बिल्कुल नहीं आते थे अनुवादक गायब रहते थे। मैंने एक गाइड जो फिल्म है उसके पहले जो किताब बनी थी, किताब का हिंदी में अनुवाद हुआ था और जो हिंदी अनुवाद था वो हिंद पॉकेट बुक से आई थी। और उस अनुवाद के कवर पे या उसके कॉपीराइट पेज पे कहीं भी उसके अनुवादक का नाम नहीं था, जबकि कमाल का अनुवाद था वो। ये भी लिखा था कि ये वही किताब है जिसे साहित्य अकादमी ने
5,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। तो ये सारी जानकारियां दर्ज थी, लेकिन अनुवादक नहीं था। तो अनुवादक पहले कॉपीराइट पेज पे आए, फिर फ्रंट पेज पे आए, छोटे फॉन्ट पे आए। तो उस भूमिका से मैं अलग हटा हूँ, तो अच्छी बात है, लेकिन वो भी जरूरी है, मैं ये कहूँगा। अच्छा, आप अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और आपका पहला उपन्यास हिंदी में, ऐसा क्यों? देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कह सके कि मैं एक्स भाषा में सोचता हूँ, वाई में सपने देखता हूँ और जेड में लिख सकता हूँ। निराला के बारे में उदय नारायण तिवारी लिखते हैं कि जब वो खुश होते थे तो बैंसवाड़ी में बोलते थे, बांग्ला बोलें तब भी खुश, वो भी मातृभाषा थी। जब नाराज़ होते थे तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी बोलते थे, और जब बहुत नाराज़ हो तो अंग्रेज़ी बोलने लगे। तो वो वाली सुविधा यहाँ है नहीं। तो मुझे लगा कि जब सभी भाषाओं में एक रूप से या तो सिद्ध हूँ या हाथ तंग है, तो किसी में भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, आपको कुछ चॉइसेस करने पड़ते हैं। जैसे मेरी जो शुरुआत हुई, मुझे लगा कि अंग्रेजी की जो शिक्षा है मेरे पास, जो भाषा का ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करके मैं एक पुल बन सकता हूँ। फुलसूंघी का जो मैंने अनुवाद किया, और पहली बार लोगों को लगा कि भोजपुरी में साहित्य भी है और अच्छा साहित्य है और इतना उत्कृष्ट उपन्यास है। तो उसी भूमिका को लेके भोजपुरी से मैं आया। लेकिन जब अनुवाद करने लगा तो मुझे लगा कि भोजपुरी भी मुझे अच्छे से नहीं आती है। भोजपुरी में गांव के लोगों से मैंने संपर्क साधा, विद्वानों से संपर्क साधा। तो मुझे लगता है कि इंडिया में हर लेखक जो है बाइलिंगुअल है, ट्राइलिंगुअल है, और वो चाहे अगर थोड़ा प्रयास करे तो कम से कम 2 भाषाओं में तो लिख जरूर सकता है। तो वही है, वही रहा। लेकिन इसकी जो कहानी है, चक्का जाम की कहानी, मुझे लगा कि इसको हिंदी के अलावा और किसी भी भाषा में अगर लिखता तो इसके साथ बेईमानी होती। इसकी कहानी में जो हिंदी की विविधता है, कई लोगों ने इस किताब में कहानी तो नोटिस किया, लेकिन हिंदी के जो कई रजिस्टर्स हैं, एक बंगाली हिंदी है, एक आंध्र के लोगों की हिंदी है, जो मुसलमान कम्युनिटी है उनकी थोड़ी सी अलग हिंदी है, भोजपुरी भाषी लोग तो हैं ही, उनकी अपनी हिंदी है, और एक नरेटर की हिंदी। तो ये जो वैरायटी है इस किताब में है और उस क्षेत्र में है। आप देखेंगे ये झारखंड बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है, कुछ हिस्से कहानी के जो है वो बंगाल में है, कुछ झारखंड में है, आज के झारखंड में, और कुछ बिहार में है। एक फिल्म है तपन सिन्हा की, फिल्म का नाम है हाटे बाजारे। हाटे बाजारे बलाई चंद मुखोपाध्याय जो बनफूल के नाम से जाने जाते थे, उनकी एक कहानी पे बेस्ड है। तो हाटे बाजारे में अशोक कुमार है और वैजंती माला है। वैजंती माला के किरदार का नाम है छिपली। अब छिपली आप समझते हैं, हमारे बिहार में छिपली मतलब छोटे साइज का प्लेट। हाँ। तो ऐसे नाम है, और जब आप फिल्म देखेंगे वो, तो आपको लगेगा कि ये बांग्ला की फिल्म है, या ये मैथिली की फिल्म है, या ये हिंदी की फिल्म है, या भोजपुरी की फिल्म है। तो ये जो भाषा की विविधता है, इसको समेटना बड़ा मुश्किल है। वो जो एरिया है जहाँ से बलाई चंद मुखोपाध्याय हैं, जहाँ से मेरा भी ताल्लुक रहा है, तो मुझे लगा कि अंग्रेजी में तो मैं इसको बिल्कुल इसके साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, शायद हिंदी में थोड़ा कुछ अटेम्प्ट लेते हैं। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो ये एक बार मेरे दिमाग में ये थॉट एक्चुअली आया था, क्योंकि जब ये सवाल भी मेरे दिमाग में आया तो जाहिर सी बात है सवाल का जवाब भी आप खोजने की कोशिश करें। मेरे दिमाग में भी आया कि हिंदी में जो खूबसूरती है, पता नहीं अंग्रेजी में ऐसी आती कि नहीं आती, लेकिन हो सकता है अंग्रेजी में आप लिखते तो वैसा ही होता। पर दूसरी भाषा जो मुझे लगा, वो लगा कि बांग्ला में लिखी जाती तो भी संभवतः ये इसी तरह का रस इसमें बना रहता। अच्छा, आपने बात की बिहार झारखंड सबकी, आपका अपना कहाँ से, परवरिश कहाँ से है, पढ़ाई कहाँ से है? पैदाइश मेरी रेलवे कॉलोनी में हुई, और वो जो छोटा सा डीह है, डीह कहते हैं सब लोग, तो हमारा था भोजू डीह। भोजू डीह के पहले था सुदाम डीह, अगला स्टेशन था संताल डीह। तो ये दामोदर के किनारे बसा है, और इधर झारखंड है, उस तरफ बंगाल है। आपको आलू चॉप खाना हो बढ़िया तो आप नदी पार करके बंगाल चले जाए। तो वहाँ रेलवे कॉलोनी की एक, अब देख भी कहानी भी वही है, रेलवे कॉलोनी की कहानी है। और वहीं पढ़ाई लिखाई हुई। गांव का स्कूल था शिशु निकेतन, वहाँ मैं जाता था। हमारे जो टीचर थे मिस्टर ए फिलिप, क्रिश्चियन मिशनरी थे, उनकी एक छोटी सी स्कूल थी। और उसके बाद मैं फिर रेलवे पे चढ़ के सुदामडी जाने लगा, भोजूडी से सुदामडी। उसके बाद मैं दिल्ली चला आया। दिल्ली में आके महाराजा अग्रसेन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया डिपार्टमेंट में, फिर मास्टर्स हुआ, हिंदी कॉलेज में था मैं, फिर एमफिल पीएचडी इंग्लिश डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ। तो लीनियर सा प्रोग्रेशन रहा, उसी में जो है अब नौकरी भी वहीं कर रहा हूँ। मेरे एक सवाल का जवाब, इनफैक्ट अगले सवाल का जवाब इसी में निकल रहा है मैं, क्योंकि जो रेलवे कॉलोनी का वर्णन है यहाँ पे वो बहुत ही विश्वसनीय है। अच्छा, मैंने नहीं देखी रेलवे कॉलोनी, लेकिन मैं पूरा देख पा रहा था इसको पढ़ते हुए, और पढ़ते हुए ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि अपने मन से लिखा है, बड़ा विश्वसनीय है। तो मैं इनफैक्ट पूछना ही चाह रहा था कि रिसर्च है, अनुभव है या कल्पना है, तो इसका जवाब मुझे पूरी तरह से मिल गया है।
अच्छा, ऐसे पात्र जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग मुझे लगा जिस तरीके से आपने बुने हैं। एक तो ये है कि हम कुछ चीज़ों में हमेशा स्टीरियोटाइप होता है कि पिता ऐसे ही होंगे, पुत्र ऐसा ही होगा, पत्नी ऐसी ही होगी, लेकिन अचानक आपके पात्र झटका देते हैं। जैसे आपके पिता जो है इसमें आपके प्रोटैगनिस्ट देवानंद दुबे के, उनके बारे में एक जगह लिखा हुआ है कि पिताजी अक्सर रो देते थे। अब पिताओं का हमने रोते नहीं देखा। देवानंद की पत्नी माधवी, वो पहले ही रात में पूछ रही जमीन कितनी है तुम्हारे पास और देवानंद के मन का डर। तो ये जो है पूरा का पूरा मैंने देखा कि कैरेक्टर सभी जो है आपने स्टीरियोटाइप को थोड़ा इसमें चैलेंज किया सभी जगह पे। तो ये एक प्रयास था कि हाँ मैं ऐसा चेंज करूंगा ताकि इंटरेस्टिंग बने, या कहीं किसी कैरेक्टर से, क्योंकि मेरा मानना है कि हर लेखक जब लिखता है तो कहीं ना कहीं कोई पात्र होता है जो आपको प्रभावित करता है और उस पात्र का कुछ हिस्सा आप ले आते हैं। तो आपका अधिकतर पात्र जो है वो स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहे हैं इसके अंदर। जी, सलमान रश्दी कहते हैं कि जो फिक्शन होता है वो होता है लाइफ माइनस द बोरिंग पार्ट्स। मैंने उन बोरिंग पार्ट्स को ही लिया है, बोरिंग पार्ट्स को लेकिन सेलिब्रेट किया है। और किसी भी पात्र को गढ़ने की जो विधा होती है, उसके जो सूत्र होते हैं, वो सूत्र इतने बार इस्तेमाल किए जा चुके हैं कि जब आप उस सूत्र से हटते हैं, उस फॉर्मूला से हटते हैं, तब आप कुछ को नया रिफ्रेशिंग सा मिलता है। जी। तो ये तो एक कॉन्शियस सा अटेम्प्ट रहा मुझे। जी। दूसरा ये रहा कि ये सारे पात्र, क्योंकि ये लाइफ माइनस द बोरिंग पार्ट्स, ये बोरिंग पार्ट्स वाले लोग थे, साधारण लोग हैं आप जो देख रहे हैं। इनमें से कईयों को मैं जानता हूँ, इनमें से कईयों का से मैं परिचित था। और कई बार एक पात्र में मैं अपने आसपास के या अपने बीते कल से जुड़े 2 या 3 या 4 पात्र तक मैं देखता हूँ। तो माधवी में थोड़ी मेरी माँ की झलक है, मेरी पत्नी की झलक है, 1-2 और महिलाएं परिवार में रही उनकी झलक है। कहानी जो है ये 1974 में ख़त्म हो जाती है, रेलवे स्ट्राइक शुरू ख़त्म होता है और कहानी ख़त्म हो जाती है। मैं 86 बॉर्न हूँ। दादाजी से मेरी भेंट नहीं हुई थी। पापा बताते हैं कि मैं 10 महीने का था तब दादाजी ने मुझे गोद में लिया था, उसके बाद वो चले गए। तो दादाजी के बारे में जो कहानियाँ मैंने सुनी, वो कहानियाँ मैंने जोड़ के जो है वो पिताजी का किरदार बनाया। हरीश का जो किरदार है वो मेरे एक चाचा जी पे बेस्ड थे। और जैसा आपने भी जनता स्टोर में आपके एक भाई हैं, आप जिक्र करते हैं नवीन जी, और उन भाई को आप लेकर आए। आप एक संभावना थी एक भाई में जो आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो हरीश वैसे ही है, एक मेरे चाचा जी थे जो बड़े प्रिय थे मेरे, कईयों के आदर्श थे, लेकिन थोड़ा जो कहते हैं गुंडा टाइप, एरोगेंट नहीं कहना चाहिए, एरोगेंट नहीं, लेकिन हाँ राइचियस थे। तो दम्भ था उस बात का कि हम सही रास्ते पे चलते हैं और कुर्बानी देने को प्रस्तुत रहते हैं। युद्ध करना हो तो आगे कतार में खड़े रहेंगे, चंदा देना हो तो तुरंत जो है बगली कहते हैं पॉकेट को, उसमें हाथ डाल देंगे, वैसे किरदार थे। तो ये किरदार बहुत सारे हैं जो उस क्षेत्र से आए हैं, परिवार से आए हैं, जो बड़े अनूठे थे। और थोड़ा मैंने कोशिश किया कि जो किसी किरदार को आप एक ही तरह पोर्ट्रे करते हैं उससे थोड़ा सा हटके मैं कुछ करूं, कुछ अलग करूं। और आप देखते हैं देवानंद जो है वो बहुत सोचता है, वो हमेशा सोचता है, वो प्रोसेस करते रहता है और उसकी एक उलझन होती है। कुछ क्वर्क्स भी हैं, वो जब घबराता है तो उसकी अतड़ियाँ कुल बुलाने लगती हैं, वो वॉशरूम ढूंढता है या उल्टी करने का मन करता है। तो थोड़ा मुझे लगा कि जैसा मैं महसूस करता हूँ एक इंसान के तौर पे, उसे थोड़ा लाया जाए इन किरदारों में, मेरे जानने वाले लोगों को समेटा जाए और थोड़ा फार्मूला को दरकिनार किया जाए, छोड़ दिया जाए। देखते हैं कि लाइफ माइनस बोरिंग पार्ट्स में जो बोरिंग पार्ट है वो कितने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। अच्छा, वो बोरिंग पार्ट मुझे लगा कि आपने बोरिंग पार्ट माइनस किया, आप कह रहे हैं आपने उसको रखा है, तो ये इंटरेस्टिंग है। ये मैं आपको कह रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है और इतनी छोटी छोटी कहानियां बुनी हुई हैं कि उनको देख कर लगता है कि आप उस समाज को, उस दौर को एक्चुअली अपने सामने जी रहे हैं। अच्छा, आपने हरीश की बात की, तो हरीश के कैरेक्टर पे मेरे को एक्चुअली बहुत सबसे ज़्यादा प्यार मुझे उस कैरेक्टर पे आया, देवानंद दुबे से ज़्यादा दूसरी माधवी थी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगी। हरीश जब भी बात करते हैं अंग्रेजी के शब्द उसमें इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक जगह पे उन्होंने कहा था कि हमारे ब्रदर को कुछ न कहिएगा, या पिताजी चिल्ड्रन है जाने दीजिए, पिताजी फर्स्ट टाइम गिल्टी है, ऐसा करके वो जगह जगह जो है अंग्रेजी के शब्द बार बार आते हैं। मैं जब शुरुआत में पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा कि होता है हम कई बार पात्रों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो शायद आपने वो किया, लेकिन आगे वो
कहानी में नजर आता है कि हरीश अंग्रेजी क्यों बोलता है। तो मैं आपसे 2 सवाल यहाँ पे एक साथ जोड़ देता हूँ कि मैंने पढ़ा है, लेकिन आप बताएं कि हरीश इतनी अंग्रेजी के शब्दों का ऐसा टूटी फूटी अंग्रेजी क्यों करता है। आप इसका जवाब दें, फिर मैं दूसरा सवाल जोड़ता हूँ। जी। हरीश जो है, जो जैसा बताया मेरे चाचा जी पे थोड़ा आधारित किरदार है। चाचा जी भी अंग्रेज़ी की किताबें रखते थे कई उनके घर पे, मैं देखता था। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 12वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन पढ़ने के शौकीन थे, किताबें रखते थे। हरीश का एक प्रेम प्रसंग है इस किताब में, और प्रेम प्रसंग जो है अंग्रेज़ के साथ, एक अंग्रेज़ लड़की के साथ है जो फलीभूत नहीं होता है, जो सक्सेसफुल नहीं रहता है। रेसिप्रोकेट होता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता है, मुकाम तक नहीं पहुंचता है। तो उसे लगता है कि अंग्रेज़ी जो है यही कारण है। हरीश को अंग्रेज़ों पे और भी गुस्सा है। उसे लगता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है और अभी तो हमारे पड़ोस में ही रह रहे हैं और मैं उनके खिलाफ़ कुछ कर नहीं पाता हूँ, ये भी गुस्सा है। लेकिन नेपाल भी इसमें एक किरदार है जी। वो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, लाल नेपाल। और लाल नेपाल पटना में है, और जब देवानंद दुबे अपने मित्र के पास कई सालों के बाद उनसे मिलने जाते हैं तो वो फर्स्ट लाइट एक अखबार पढ़ रहा है जो सर्च लाइट है बेसिकली, और उसमें वो भविष्यवाणी पढ़ रहे हैं। और वो पूछते हैं कि भविष्य देख रहे हो तो बताओ कि जनता का भविष्य कहाँ है। तो नेपाल कहता है जनता का भविष्य अंग्रेजी में है। पहले अंग्रेजी अखबार में अंग्रेजी एस्ट्रोलॉजर को अंग्रेजी में प्रश्न पूछने पड़ते हैं, फिर उसी अखबार में अंग्रेजी में उत्तर छपते हैं। अगर समझ पाओ तो भविष्य जान जाओगे। तो अंग्रेजी जो एक तरह से आ रहा है, वो एक तो हरीश का गुस्सा है अंग्रेज़ों के साथ, सीधे अंग्रेज़ों के साथ, जो चुनौती है, जो चुनौती वो कभी फेंक नहीं पाया, कभी दे नहीं पाया, एक वो है। लेकिन एक उसका यथार्थ भी है कि एक नया वर्ग उभर रहा है जो अंग्रेज़ी बोल सकता है, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ सकता है, उसकी एक त्रासदी है। लेकिन हरीश के बारे में आप कहें ऐसे किरदार कहाँ और दिख सकते हैं, तो तपन सिन्हा की बार बार जिक्र हो रहा है, अपनी हाटे बाजारे का जिक्र किया। उनकी एक फिल्म थी अपन जॉन, जिसे गुलजार ने बाद में मेरे अपने के रूप में बनाया था। उसमें एक उसका बड़ा एक डायलॉग है, बड़ा फेमस हुआ पिछले दिनों, 1-2 साल पहले काफ़ी रील्स बने उस पर, शाम से कह देना छेनू आया था। जी। तो वो जो दौर था, कहानी जो है, मूल कहानी वो मुझे लगता है इंदिरा मित्तर की कहानी, इंद्र मित्तर की कहानी है। बांग्ला में कलकत्ता और बंगाल में जो पॉलिटिकल वायलेंस था उसको केंद्र में रख के उन्होंने बनाया था। और ये 2 गुट होते हैं लड़कों के, आपस में भिड़ते हैं, तो कुछ कुछ उसकी छलक जो है वहाँ दिखती है। हो सकता है वो फिल्म भी मेरे दिमाग में कहीं रहा हो। वैसे बेल बॉटम पहने लोग साइकिल पे, और हरीश भी साइकिल पे रहता है, बेल बॉटम पहन के रहता है, और उसके दोस्त उसको साइकिल मास्टर कहते हैं, कहीं से साइकिल चुरा के लाया है। तो हो सकता है थोड़ी उसकी भी झलक हो, आई हो कहीं। अच्छा, लेकिन जब ये हरीश की ये बात कहते हैं, ये आपकी कहानी में कई जगह आ रहा है, मैं उन सब सवालों पे आऊँगा, लेकिन पहला सवाल, गंभीर चीज़ें चुटीले अंदाज में आ गई हैं। लाल नेपाल का ये कहना, हरीश का जो है अपने भाई को, देवानंद दुबे को, इंग्लिश की किताब देना, डिक्शनरी देना कि ये पढ़ो, यही भार्गव की डिक्शनरी। हाँ, भार्गव डिक्शनरी, हाँ, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक से मेंशन किया, भार्गव डिक्शनरी। तो उसको वो देना, एक ये फोकस करना, और ये जब जिस दौर का आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से 70 के आसपास का दौर इसमें उस समय का है ही। आज़ादी से पहले भी ये रहा कि हमारे देश में कहा गया कि काले अंग्रेज हो गए, जो बाद में भी रहे। तो जिन्होंने अंग्रेजी सीखी वो अंग्रेजों के कृपा पात्र रहे, जिन्होंने अंग्रेजी सीखी वो बाद में, क्लास वही कह रहा है। आपका हिंदी में और संस्कृत में चाहे या उर्दू में जितना ज्ञान है, आप क्लास नहीं है, लेकिन क्लास में है। यही दौर आते आते 70-75 के बाद से, और जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, तब तो हम पूरी तरह से अंग्रेजी का प्रभाव देख रहे हैं नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में। मैं तो हिंदी में सोचता हूँ, जैसा आपने कहा, लेकिन मैं हिंदी में सोचता हूँ, ईमेल अंग्रेजी में लिखा करता था, लेकिन हमें अंग्रेजी में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। आज की डेट में मैं ये समस्या देख रहा हूं कि हिंदी, देवनागरी को खासतौर से पढ़ने की बड़ी समस्या। बोल तो रहे लोग, एक दौर आया जब माना गया कि निम्न आय वर्ग ये हिंदी का पाठक है, यही हिंदी कंज्यूम करेगा। अब वो निम्न आय वर्ग भी अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम ही पढ़ा रहा है। तो क्या हिंदी भाषा, ये जो हरीश ने भविष्य को देख लिया था,
ये भविष्य अब आज 2025 में जब हम बैठे हैं, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं हिंदी भाषा को और देवनागरी को, इन दोनों चीज़ों को अगर जोड़ा जाए? आपसे पहले कुछ दिनों पहले हमने प्रभात रंजन जी से बात की थी, तो उन्होंने ये कहा था, मैं उनका जवाब भी आपको बताता हूँ, उनसे भी इसी विषय बात हुई। उन्होंने ये कहा था कि हिंदी बोलने की भाषा रह जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। प्रभात जी इस पे बहुत अधिकार से जवाब दे सकते हैं, उनकी किताब भी है हिंदी मीडियम टाइट जी। नहीं, हिंदी सिर्फ बोलने की भाषा नहीं रह जाएगी। मैं बदलाव देख रहा हूँ। हाँ। बीच में शायद एक दौर आया होगा जब लगा हमें कि हम सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन नवीन जी आपकी किताबें बहुत बिकती हैं, आपकी किताबों को बहुत लोगों ने पढ़ा है, ये किताब भी बिक रही है, लोग पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी वाले पढ़ रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी का एक वर्ग मुझे मेरे अनुवादों के माध्यम से जानता है, वो सारे लोग किताब पढ़ रहे हैं और इसके बारे में लिख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ हिंदी सिर्फ बोलचाल की भाषा रह जाएगी। कुछ प्रयास हो रहे हैं, नए लेखक आ रहे हैं, नई कहानियाँ गढ़ रहे हैं। अभी हम बाहर बैठे थे और हम बात कर रहे थे टॉक शोज़ की। एक समय था जब शेखर सुमन का मूवर्स एंड शेकर्स आता था, काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। अभी हम 3 ताल की बात कर रहे हैं। 3 हिंदी लोग 3 अलग अलग मिजाज की हिंदी बोलते हैं, बैठ के ठेठ भाषा में हिंदी के चुटकुले सुनाते हैं। कितना रस लेके हम सुन रहे हैं, 2-2 घंटे सुन ले रहे हैं। स्टैंड अप कॉमिक्स आए हैं, वो हिंदी को पॉपुलराइज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदी सिर्फ बोलचाल की भाषा रह जाएगी। अच्छे साहित्य का सृजन हो रहा है हिंदी में। और हरीश की जो आशंका है, जो उसने व्यक्त की है 1950-60 में अपने भाई को कहता है, या नेपाल जो कहता है, उन दोनों आशंकाओं में एक निराशा है। नेपाल इस बात से निराश है कि नेपाल ने भी आपके मेरे जैसे एक किताब लिखने की कोशिश की है, और वो उपन्यास को लेकर दिल्ली के प्रकाशकों के पास आता है, वो छापने से मना करते हैं। मेरठ जाता है, मेरठ वाले कहते हैं छाप देंगे लेकिन किसी और के नाम से। वो पटना आता है, पटना वाले कहते हैं छाप देंगे लेकिन पैसा दो, और वो पांडुलिपि जो है अपना जला देता है। तो हिंदी के प्रति जो नैराश्य है, उसका व्यक्तिगत नैराश्य है। हरीश के केस में भी ऐसा ही है। हरीश को लगता है कि अगर शायद उससे अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी मेम से उसकी शादी हो सकती थी। तो और अंग्रेज़ हमें इस तरह से नहीं दबाते। तो जो व्यक्तिगत निराशा है, व्यक्तिगत विफलता है, वो वहाँ दिख रही है। देखिए, ये तो सच है आपने जो कहा कि कॉर्पोरेट स्पेस की का जो है अंग्रेजी भाषा डोमिनेट करती है। और देवनागरी का मुझे असल में जो चिंता है वो देवनागरी की है। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा हिंदी पढ़े, मैं प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी भाषा के अलावा कोई सब्जेक्ट उसका सब रोमन में ही पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है। मैं केंद्रीय विद्यालय में था तो वहाँ ये था कि 2 जो है हिंदी के अलावा सोशल साइंस हम देवनागरी में पढ़ते थे, तो इसलिए वो हिंदी में पढ़ने की वजह से हिंदी अंग्रेजी दोनों हम बराबर पढ़ पाए। ये कमी मुझे नज़र आ रही है। और मुझे उससे ज़्यादा चिंता ये हो रही है कि एक वर्ग जो पढ़ रहा है, जिसके घर में अंग्रेजी का माहौल नहीं है, वो ना हिंदी सीख पा रहा है ना वो अंग्रेजी सीख पा रहा है। मैंने हाल ही में एक किताब एक बुक स्टोर पे देखी जो अंग्रेजी में थी, और जब मैं पलटा तो मैंने देखा कि वो रोमन में हिंदी लिखी हुई है, जैसा फिल्म वालों की स्क्रिप्ट होती है। मुझे लगा एक सेंटेंस होगा, फिर देखा पूरी किताब हिंदी किताब है लेकिन पूरी किताब रोमन में लिखी गई है। तो ये भी एक दौर आता दिख रहा है और बड़े प्रकाशक छाप रहे हैं इसको। हाँ, ये समस्या है, क्योंकि लिपि गायब होने से भाषा के गायब होने का डर खतरा बना रहता है। ये सही है कि देवनागरी ने कई अलग अलग लिपियों को मतलब नेस्तो नाबूद कर दिया है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। आप और मैं बिहार से आते हैं, मिथिलाक्षर आपकी मैथिली भाषा का लिपि हुआ करता, जो कि बांग्ला से दिखता था, लगभग गायब है। कैथी में भोजपुरी लिखी जाती थी। तो हिंदी देवनागरी ने इन लिपियों को समाहित किया, लेकिन हम लिंग्विस्टिक लेवल पे आमने सामने थे। मैथिल एक एवरेज मैथिल स्पीकर हिंदी स्पीकर भी है, एक एवरेज भोजपुरी बोलने वाला हिंदी भी बोल सकता है। तो ये ट्रांजिशन जो है बहुत चुभा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि उस दौर के जो दस्तावेज हैं, जो मिथिलाक्षर में लिखी किताबें हैं या जो कैथी में लिखी किताबें हैं भोजपुरी की, उनको पढ़ने में हमें कठिनाई होती है। ज़मीन के पट्टे भी जो हैं वो लिखे रहते थे कैथी में, वो नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट जो है ट्रांजिशन वो उतना चुभा नहीं। ये थोड़ा एक चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि हम लेखक तो कुछ प्रयास कर ही रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन स्कूल जो है बड़ा फॉर्मेटिव स्पेस होता है। ये काम स्कूल ही कर सकते हैं। सारी जिम्मेवारी जो है प्रोफेसर और लेखक ले लें तो ये हमारे लिए कहते हैं चूड बिट मोर देन वन कुड चू, वो वाली बात हो जाएगी और संभव नहीं है। स्कूलों को थोड़ी जागरूकता दिखानी पड़ेगी। आप किसी लिपि को, किसी भाषा को आप एक मिशन के तौर पे आप ले जा सकते हैं आगे।
लेकिन उस मिशन की ज़रूरत नहीं है। आपके वातावरण की भाषा है। जो संगीत हवा में व्याप्त है, हमारा आप बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे थे, बाहर बात कर रहे थे, रास्ते में मैं ड्राइवर से बात कर रहा था। जो संगीत है वो संगीत हिंदी का है जी। और वो हमारे एटलीस्ट यहाँ पे, कहीं और जाएंगे वो संगीत बांग्ला का होगा, तेलुगु का होगा, तमिल का होगा। और संगीत की जो भाषा है उसका भी एक स्क्रिप्ट होता है। तो स्क्रिप्ट उस संगीत का देवनागरी है हमारे लिए। तो उस स्क्रिप्ट को इसीलिए हमें बचाना है, क्योंकि संगीत जो है फिर वो खो जाएगा। ये मुझे एक किसी का नाम मैं भूल गया हूँ, किसी का स्टेटमेंट में सुन रहा था, तो उनसे किसी ने बड़ी बहस की इसी तरह की कि देवनागरी रोमन में क्यों न लिखी जाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बात बताओ, KUTIA इसको तुम क्या पढ़ोगे? ये कुटिया है। तो इस तरह से तो ये समस्या जो है लिपि खत्म होने से मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे शब्दों के साथ। एक ऋषिकेश मुखर्जी की कोई फिल्म है, मुझे लगता है चुपके में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि डीओ, अंग्रेजी बड़ी अजीब भाषा है, डीओ डू होता है और जियो गो क्यों होता है। वो तो शानदार फिल्म है। अच्छा, फिल्म से आपका पात्र भी बहुत प्रभावित है। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन से पहले देवानंद की तरह, तो एक एज में हम सब होते हैं। आप थे किसी से प्रभावित, किसी हीरो से? सचिन से प्रभावित था। अच्छा। मेरा हस्ताक्षर जो है, सिग्नेचर भी जो है, जी। सचिन तेंदुलकर तो नहीं लिख सकता था, गौतम चौबे ही लिखना पड़ता था, लेकिन यथासंभव सचिन जैसे लिखते थे वैसे ही लिखता था मैं। अच्छा, क्रिकेटर से आप? अच्छा, मैंने सोचा कि बालिका वधू देख के आप कहीं नहीं। अच्छा, लेकिन आपको किसी ने कहा कि आप जैसे देवानंद दुबे देवानंद की तरह लग रहे हैं, आप गुरुदत्त की तरह थोड़े लगते हैं? ऐसा मुझे ऐसा लगा। तस्वीरों में आप कई जगह लगते हैं। शुक्रिया, मैं तो शुक्रिया कहूंगा। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, नहीं मैं बीच में टोकना नहीं चाहता था गौतम जी को, मैंने एक बात कही थी कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को चुटीले अंदाज से इन्होंने छेड़ा। तो आपने लाल नेपाल के उपन्यास के बहाने दिल्ली, मेरठ, पटना, इसमें आपने ट्रेडिशनल पब्लिशर, वैनिटी पब्लिशिंग, हाइब्रिड पब्लिशिंग, सभी तरह के पब्लिशर्स को लपेट दिया है। तो ये भी सायास प्रयास था कि किसी प्रकाशक को एक बार आईना दिखा दे या जस्ट लिखा नहीं। देखिए, अगर मतलब मैं एक वाक्य गढ़ूं प्रकाशकों को आईना दिखाने के लिए, दूसरा वाक्य गढ़ूं परिवार में किसी को आईना दिखाने के लिए, तो उससे बढ़िया है मैं YouTube पे सर्मन रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं। एक 3 ताल कर दूं। लेकिन जो नैराश्य है, क्यों नेपाल लेखक नहीं बन पा रहा है जी। उस दौर का ये यथार्थ था। लोग थे जो लिख रहे थे, लिखना चाहते थे, छपना प्लॉट बहुत अच्छा था, जो प्लॉट का आइडिया अच्छा है। हाँ। लेकिन वो छप नहीं पा रहे थे। वो जो लिखाई पढ़ाई या छपाई के जो केंद्र थे उनसे दूर थे, उनकी पहुंच से दूर थी वो केंद्र, हैसियत नहीं थी। तो ऐसी कई आकांक्षाएं हैं जो मिट गईं, दब गईं। तो ये वैसा ही था, मुझे लगा। तो ये जो बात हुई कि ये लोग दूर थे, ये उस दौर की बात है। आज के दौर में जब आप और हम ये बात कर रहे हैं कि हमने पाठक, आपके पाठक आए हैं, दूसरा एडिशन है अभी मेरे हाथ में, तीसरा भी शायद आ गया होगा या आने वाला होगा, अब जल्द ही आ जाएगा वो। मेरे पाठक आए या हमारे और जो आपके हमारे 5-7 साल ऊपर नीचे के एज ग्रुप के जब लेखक आए हैं, इनके साथ पाठक आए, तो ये तो एक दौर मुझे समझ में आया जिसको कि मैं चूंकि पब्लिशिंग इंडस्ट्री में रहा तो मैं एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक फ़र्क नज़र आता है, वो ये है कि ये किसी मठ के थ्रू नहीं आए हम सब लोग। दूसरा, विषयों की तुलनात्मक रूप से विविधता बढ़ी, ये एक बहुत बड़ा कारण है। जो आपने कहा कि अंग्रेजी वाले भी अब आपकी किताब पढ़ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हिंदी में एक समय तक वो गरीबी को ही सेलिब्रेट हम करते रह गए कि वो जब तक होरी नहीं होगा कहानी में किसी न किसी रूप में, तब तक नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या हिंदी साहित्य के अंदर इस समय आप चूंकि दोनों ही भाषाओं को देख रहे हैं और साहित्य से ही जुड़े हुए हैं, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि हम कहीं ना कहीं अभी भी बंधे हुए हैं? हम कोशिश नहीं कर रहे टूटने की, और जो लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके ऊपर कई तरह के आक्षेप लग जाते हैं कि कचरा लिख रहे हैं, ये लोग तो बिगाड़ रहे हैं हिंदी को, ये हो रहा है, ऐसे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, बताइए लेखक को ये सब करना चाहिए क्या? तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस सारे दौर को आप कैसे देख रहे हैं? सच पूछूं तो इस दौर में ये जो त्रुटियां आपने रेखांकित की, उन्हें मैं नहीं देखता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर पाठक से मैं संवाद कर लेता हूँ, अगर मेरे कहने पे कोई व्यक्ति इस किताब को पढ़ता है और पढ़ने के 1 महीने बाद मुझे ईमेल भेजता है, किताब आपकी पढ़ ली, जब खरीदी थी आपके किंचित दबाव में थोड़ा संशय था, लेकिन अब जो पढ़ ली है तो हम आपकी अगली किताब
की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दृश्य जो है मेरे लिए बड़ा प्रिय होता है। और कई इस किताब के साथ जब लॉन्च हुआ तो दिल्ली में एकता फेस्टिवल था, वहाँ मैं राजकमल के स्टॉल पे गया और एक दिन मैं लगभग 2 घंटे था और 2 घंटे में इसकी 40-50 प्रतियां बिक गई। बुक फेयर में भी, हालांकि बुक फेयर में मैं गया था, किताब को लेके मैंने प्रमोट नहीं किया, लेकिन बाद में राजकमल ने जो अपनी किताबों की सूची निकाली, जो नई किताबें हैं, उसमें 4थे नंबर पे थी ये, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें थी। तो और जो हिंदी के बड़े लेखक हैं उनमें से अभी बहुत कम लोगों ने इस किताब को ऑफिशियली नोटिफाई किया है। ये हमारे फेसबुक पेज पे है। बनारस के कुछ मित्र हैं, शिव प्रकाश शुक्ल जी हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा। कलकत्ता के 1-2 मित्रों ने, हितेंद्र पटेल जी हैं, रमाशंकर जी ने लिखा। हिंदी के उपन्यासकार अगर कहूँ तो आप हैं, आप मुझे यहाँ लेकर आए। तो जिन्हें मठाधीश कहा जाता है, ठीक है, लिखा है बहुत दिन उन्होंने, बहुत लोगों को प्रेरित किया है, परिमार्जित किया है। मठ उनके हैं तो मठाधीश हैं वो, ठीक है, वो पोजीशन से मुझे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अब इस किताब के बारे में अभी उतनी चर्चा नहीं की है। हाँ। तो उस जगह मैं देखता नहीं हूँ उस संभावना को, वो जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जो आपने भी पढ़ा और मैंने भी आपकी किताबें पढ़ी है, जनता स्टोर तो पढ़ा ही है, तो ये तो हम नहीं कहते हैं कि ये किताब ठीक है, लेकिन ये तो पहली किताब है, इसलिए ठीक होके भी ठीक नहीं है, या इसको ठीक कहना ठीक नहीं होगा। किताब अच्छी है तो किताब अच्छी है, किताब अच्छी नहीं है तो किताब अच्छी नहीं है। और अक्सर ये कहा जाता है, जो लेखक होता है उसकी शुरुआती 4-5 किताबें उसकी सर्वश्रेष्ठ किताबें होती है। उसके बाद जो है, अगर हम 20 साल के बाद यहाँ बैठेंगे और हम ऐसे ही बातें करेंगे, तो आप मुझसे कितने संतुष्ट होंगे और आपके 18वें उपन्यास से मैं कितना संतुष्ट होऊंगा ये नहीं कह सकता हूँ। पर फिलहाल आप चक्का जाम से संतुष्ट है और मैं जनता स्टोर से बड़ा खुश हूँ। तो ये हमारा कॉमन डिसाइडेड था। अच्छा, आप जब बात कर रहे थे, एक तरफ बात करने का अंदाज बड़ा प्यारा है, बड़ा संयत होके बड़े अच्छे से जवाब दे रहे। बचपन से ऐसे ही थे या बचपन में शरारती थे? और मैं एक सवाल साथ में जोड़ता हूँ, हीरो वाला सवाल जो आपसे पूछा था, इसमें देवानंद कहता है, देवानंद को सर दोस्त फ्रैंकलिन कहता है लड़की पसंद आने पे, आस्क हर आउट फर्स्ट, तुमको पहले प्रपोज करना चाहिए। और देव का जवाब ये है कि जरूरत नहीं है, हीरो जिसको चाहता है उसको वाइफ बना लेता है। तो मैं दोनों चीज़ें जोड़ता हूँ। एक तो क्या आप हमेशा से ऐसे ही शांत संयत से थे, और क्या बचपन में ऐसा कुछ था जो मतलब कि हीरो ने किसी को चाहा हो, किसी को वाइफ बना लेते आप? नहीं, मेरे बचपन में था या नहीं, लेकिन ऐसी चीजें देखी हैं मैंने। अब जी, जिस जगह से हम लोग आते हैं, आप बड़े चतुराई से निकल गए साइड से। आप घर की चिंता कर रहे हैं लगता है। नहीं, हम लोग वो वाले थे जो अभी जाकिर खान आते हैं, कहते हैं सख्त लौंडा। हाँ, सख्त है। ओके। तो वो उस भूमिका में हम लोग थे। और ये बिहार और यूपी में जो ग्रामीण क्षेत्र है, कॉमन सेंटीमेंट है, ये गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है, मजबूत रहना है, पढ़ाई करना है, आर्मी ज्वाइन करना है, एक ट्रेजेक्ट्री है जी। लेकिन मैंने देखा था कि घर में भैया थे, बुआ के एक बेटे थे, और भाग्यश्री की एक फोटो थी, उस पे उन्होंने लाल इंक से मांग रंग दिया था और कहा था कि यही पत्नी बनेगी। एक बार मैं बक्सर बस स्टैंड पे था, जो गांव हम लोग साल में एक बार जाते थे झारखंड से, धनबाद से बक्सर, तो सामने से एक सुंदर सी युवती आ रही थी, तो भैया ने जो थैला था जिसमें आलू भी था और एक तरबूज भी था, मुझे पकड़ा दिया। और मैं थोड़ा नाराज हुआ, कह रहे मैं छोटा हूँ, मुझे क्यों पकड़ा रहे हैं? भोजपुरी में कहा, तार भौजाई आवतरी। तुम्हारी भाभी आ रही है। तो ये एक तरफा प्यार, जो सिर्फ एक तरफा प्यार नहीं है, वो एक मकाम पे भी पहुंचता है, विवाह भी होता है। तो इसके ऐसे कई उदाहरण हमने देखे। तो मुझे लगा कि इसको यहाँ पे ला सकते हैं। और आप ऐसे ही शांत थे जैसे अभी हैं, या शांत था मैं, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पाती नहीं था, छोटा था मैं। हाँ, पढ़ता लिखता था मैं, शांत था, क्रिकेट में बहुत खेलता था। ग्लेन मैकग्राथ को हम लोग इमिटेट करते थे बॉलिंग में। तो और जहाँ झारखंड में, जहाँ मेरी पैदाइश हुई, जहाँ मैं रहा, रेलवे कॉलोनी के चारों तरफ जंगल थे, और जंगल जो है वो पॉसिबिलिटीज़ का स्पेस होता है। आप एडवेंचर भी कर सकते हैं। आपको क्रिकेट खेलना है तो पहले जंगल गया और बेर के जो है वो पौधे काटे, उसका स्टंप बनाया। सारे विकेट हमारे बेर के बने होते थे। फलों का मौसम आता है जंगल में, कभी बेर का मौसम आया, कभी तरकुल का मौसम आया। नदी थी, जंगल को पार किया तो दामोदर की ट्रिब्यूटरीज थी, तो नदियाँ चारों तरफ से थी। तो बचपन मेरा मोस्टली आउटडोर्स बीता।
घर के अंदर अभी भी मैं घर में मैं बालकनी में बैठा रहता हूँ, घर के अंदर बैठना मुझे थोड़ा असहज सा लगता है। सोना हो तो घर के अंदर जाइए, नहीं तो बाहर बैठे रहिए। तो बचपन जो है बाहर ही बीता मेरा, बागान में। वो दिखता भी है, जो आपने देखी है दुनिया बाहर घूम के, वो नजर आता है। अच्छा, एक इसमें दादी का एक डायलॉग है आजी का, कि आजी बोलती हैं रेडियो पर जो भी बजता है वो एकदम सच होता है, पेपर में जो भी छपता है सच छपता है। उनका तो अलग दुनिया था। मैं मीडिया पे सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, बहुत लोग बहुत पूछ चुके हैं, लेकिन ये पढ़ के मुझे लगा कि एक विश्वास हम लोगों का ऐसा था। और ये कहने के बाद मुझे लगता है कि जो मीडिया की स्थिति है उस पर एक चोट कहीं ना कहीं ये पढ़ के, आजी का विश्वास पढ़ के आज चोट लगती है। इसी तरह से आपने बहुत सारे और मुद्दे, जैसे प्रकाशकों की ही बात की जिसका आपने जवाब भी दिया, ऐसे धीरे धीरे कर्मचारी और बॉस का संबंध, कहीं ना कहीं जो है एंग्लो इंडियन और इंडियंस के बीच में जो आप सामाजिक भेदभाव एक नजर आता है। बहुत सारे मुद्दे आपने टच किए हैं जो उस दौर के मुद्दे हैं कहानी के हिसाब से। अब जब मैं उस चीज़ को देखता हूं तो उनमें से कोई भी चीज़ बदली तो नहीं है, वैसी ही है। भेदभाव आज भी है कर्मचारी और एम्प्लॉय का। जब मुकेश, इनफैक्ट मुकेश कर्मकार इसमें एक कैरेक्टर है जो कि वायरमैन है, उसका कहना था कि बॉस की गाली पैसिव मर्डर है, और ये सोच हम आज भी मानते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट में हम उसको झेल ही रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें उस दौर से इस दौर में देखा जाए तो एक जैसी हैं। यहाँ पे मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या समाज हमारा चेंज नहीं हुआ है, या लेखक का एक प्रयास है कि आज के समाज पे उस काल की कहानी के माध्यम से एक चोट की जाए। और अगर समाज चेंज नहीं हुआ है, अगर आप मानते हैं कि ये उस समय भी था और आज भी यही स्थिति है, तो वो क्या हमारी मानसिकता में कमी दिख रही है, भारतीय मानसिकता में, जहां पर कि हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? तो इंसाइक्लोपीडिक क्वेश्चन आपने पूछ दिया। प्रोफेसर सामने हो तो पूछा जाना अभी तक आप फुल टॉस डाल रहे थे। जी। देखिए, ये पॉलिटिकल एलिगरी नहीं है ये। तो मैं कुछ चीजें, आप जब एक लिटरेरी यूनिवर्स क्रिएट करते, एक ब्रह्मांड, मैं जब आज के दौर से कह रहा हूँ तो सिर्फ आज की सरकार का नहीं, मेरा मतलब वही है। मैं समझ रहा हूँ जी। तो क्या होता है आपके लिटरेरी यूनिवर्स में, उस दौर में भी नदियां सूख रही थी, आज भी नदियां सूख रही हैं। उस दौर में भी कर्मचारी परेशान थे, आज भी कर्मचारी परेशान हैं। लेकिन कुछ चीजें बदली हैं और कुछ चीजें ठीक भी हुई हैं। अब जैसे वो दौर है, एक दृश्य है जिसमें देवानंद जो है चटर्जी बाबू के साथ बैठा है और वो बड़ा बैफल्ड है, बड़ा कंफ्यूज सा है कि जो विरोधाभास है इस दौर के, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो चटर्जी जी उनसे कहते हैं कि समझना है तो सामने एक दीवार पर देखो। जी। दीवार पे ऊपर जो है लिखा है सरकार की तरफ से कि अनाज की कमी है और इस कमी को दूर करना आप ही के हाथ में, अनाज कम खाइए, अनाज कम खाइए। और नीचे जो है सॉल्टो, बिस्किट और तमाम तरह के खाद्य पदार्थों के जो है वो प्रचार जो है, एडवर्टीजमेंट्स दीवार पे छपे हुए हैं। तो कहते हैं देखो कुछ समझ में आया तुमको, ऊपर वाला सुनेगा ना नीचे वाला सुनेगा। तो जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे उस दौर के और इस दौर में भी हैं, वो चीज़ें कुछ चीज़ वैसी ही हैं। लेकिन और जो प्रयास इसमें मेरा रहा है, आपने जो देखा भी होगा कि देव एक कॉमन आदमी है जो कमिटेड नहीं है किसी आइडियोलॉजी की तरफ। एक चैप्टर है किसका झंडा, और किसका झंडा में देव पूछता है कि मैं, मेरे जैसे, उसके जैसे लोगों को सिपाही बाबा जो है वो कहते हैं स्मॉल पीपल ऑफ बिग कंट्री, कि मेरे जैसे स्मॉल पीपल ऑफ बिग कंट्री को कौन सा झंडा लेना चाहिए, किसी जाति का, अपने धर्म का, हिंदी का या अंग्रेजी का, अपने गांव अहिला का या कलकत्ता का। मेरा बस चलता तो ऐसा झंडा बनाता जिसपे हरीश भैया की फोटो होती, या लाल नेपाल की, या देवानंद की। तो मैं इसमें जो देख रहा हूँ, ये जो चीज़ नहीं बदली है तब भी और अब भी, कि ऐसा एक व्यक्ति जो खुद को बचाना चाहता है और एक सीधा साधा जीवन जीना चाहता है, जिसको अंग्रेजी के जो पोएट थे ऑडन, उनकी कविता है द अननोन सिटीजन, जिसके बारे में ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा है कि उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट नहीं है। और वो लिखते हैं इन द मॉडर्न सेंस ऑफ द ओल्ड फैशन वर्ल्ड ही इज अ सेंट। तो एक ओल्ड फैशन शब्द है, उसका जो आधुनिक परिभाषा के हिसाब से देखें तो वो संत है, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। तो यही वो कोशिश कर रहा है, यही आदर्श पिताजी ने उसमें कूट कूट के भरा है। और हर पात्र का आदर्श है। पिताजी कहते हैं कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित हूँ। जो चाचा जी हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी को अपना आदर्श मानते हैं। हरीश जो भी अच्छा लगता है, जो भी बड़ा है, उसे अपना आदर्श मान बैठता है। देवानंद को आदर्श मानता है, वो भी टूटता है। तो इन सब से अलग एक आदमी इन आदर्शों को दरकिनार करके परिवार के
इतिहास को दरकिनार करके, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को दरकिनार करके, अपने दफ्तर के यूनियन को दरकिनार करके क्या वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है? ये एक सवाल है, जो सवाल तब भी कायम था, आज भी मौजूद है। तो ये एक करंट है। लेकिन ये कहानी जो है ये इमरजेंसी की एक तरह से पूर्व संध्या है। इमरजेंसी की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, और इमरजेंसी हमारे भारत के ऐतिहासिक सामाजिक इतिहास में, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में, क्षमा कीजिएगा, एक मेटाफर की तरह दर्ज है। और मेटाफर में हम दो अनरिलेटेड चीज़ों की तुलना करते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आपकी तुलना मैं करूँगा चांद से, कि चेहरा आपका चांद जैसा है, तो किसी भी सूरत में आपका चेहरा चांद नहीं हो सकता है। तो इमरजेंसी का जो दौर था और जो एक मेटाफर की तरफ वो सरवाइव किया हमारे पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस में, भारत के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, वो मेटाफर की तरह तो रह सकता है, लेकिन वो दौर लौट के नहीं आएगा। जो कॉन्ट्रडिक्शंस इस दौर के थे वो लौट के नहीं आएंगे। तब से अब तक चीज़ें काफ़ी बदली हुई, कुछ खराब भी हुई हैं, लेकिन जो ये आदमी जो है, एक व्यक्ति है, वो तटस्थ होके अकेला अपने दम पे खड़ा रह सकता है, अपने परिवार का बोझ उठा सकता है, अपने पिताजी को इम्प्रेस कर सकता है, दफ्तर में शांति बहाल कर सकता है। ये सवाल अभी भी कायम है, और यही सवाल मैं ढूंढ रहा हूँ। ये तो है, मतलब आज के दौर में भी ये कह पाना कि दोनों तरफ गलत है, ये बड़ा कठिन है। आप जैसे ही एक गलत को गलत कहते हैं तो आप अच्छा उधर चले गए, आप दूसरी बार उदाहरण के तौर पे एक हत्या हो गई, किस तरफ वाले की हुई आप ये देखे बिना अगर विरोध कर दें, अरे अब आप इस तरफ हैं, अब आप इस तरफ हैं, हम उस समाज में। इस निर्मल वर्मा के बारे में बात करके कहेंगे, अच्छा निर्मल वर्मा तो एक समय में मार्क्सवादी थे, फिर वो राइट विंगर हो गए। अरे उनकी किताब को पढ़िए आप, और फिर तय कीजिए। और तय करने की क्या जरूरत है? आप देखिए, उन्हें समझिए, आप तय कीजिए आप कहाँ हैं, आप मार्क्सवाद के साथ हैं, आप राइट विंगर हैं, आप खुद के लिए तय कीजिए। अच्छा, एक लाइन और थी इसमें किताब में, परिवार की आप बात भी कर रहे थे, पुरुषों का अपने बच्चों से अत्यधिक लगाव कमजोरी की निशानी माना जाता है। ये तो मैंने भी देखा। हम लोग बिहार में तो खैर बहुत ही स्ट्रांगली, बिहार यूपी में तो बहुत स्ट्रांग ये है। समय चेंज हो रहा है, और मैं देखता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे से हैं तो बड़े बुजुर्ग एकदम देखने लगते हैं कि क्या कर रहे हो तुम। तो ये बड़े बुजुर्गों का तो थॉट प्रोसेस है। लेकिन आपने ट्रैवल मुझसे ज़्यादा किया है ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसा मेरा मानना है बातचीत से जो मैं समझ पाया हूँ। क्या ये परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है पिता पुत्र के संबंधों में, या आज भी जो है वो दीवार है अभी भी? क्या आज भी वो शक्ति जैसी फिल्म बनेगी? डिपेंड करता है कि पिता की उम्र क्या है और पुत्र की उम्र क्या है। अगर पिता में, हम इसको हमारे एज ग्रुप में लेके चले। हमारे एज ग्रुप में चीजें थोड़ी बहुत अर्बन में तो चेंज हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं समझ पाया हूं। जैसे पिछले दिनों में काशीनाथ सिंह जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, और उन्होंने कुछ कहा कि उनके दौर में चाचा ही देखते थे, पिताजी कोई अधिकार नहीं था कि पुत्र से पूछे कि क्या कर रहे हो, या सुझाए भी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उसका ख्याल चाचा रखते थे। मेरे घर में मुझे पता है, माँ मेरी बताती थी कि पापा मेरे दीदी को गोद में नहीं उठाते थे। उस समय परिवार संयुक्त था, गांव में रहती थी, तो चाचा उठाएंगे, चाचा उनको देखभाल करेंगे, गोद में रखेंगे, खिलाएंगे, लेकिन पापा ये काम नहीं करेंगे। अब थोड़ी चीज़ें बदली हैं। जैसे अगर मैं व्यक्तिगत अनुभव से बताऊं तो मैं कहीं गया था 2-3 साल पहले, साथ में हम लोग यात्रा कर रहे थे एक बोलेरो गाड़ी में। तो एक पिता थे, वो उतरे और बगल की दुकान से पेड़ा खरीदा और मोड़ के सिर्फ अपने बेटे को पकड़ाया। उस गाड़ी में 2 और बच्चे थे। उस बच्चे से आयु में 2-3 साल बड़े होंगे, लेकिन 2 और बच्चे थे, और वो जो सज्जन थे वो रिश्ते में मेरे बड़े भाई लगते हैं, तो लिहाजा एक पेड़ा मेरा भी बनता था। बिल्कुल। तो उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, हम लोग जा रहे थे तीर्थ को, लेकिन जब लौटे तो उसको सबने एक सुर से जो है कंडेम किया कि ये बड़ा जो है प्रचलन है, गड़बड़ है। तो न्यूक्लियर फैमिलीज के कॉन्सेप्ट विलेजेस में आ रहे हैं। तनख्वाह उतनी नहीं है, अब जो एग्रो बेस्ड फैमिलीज थी अब तो खेती पे निर्भर नहीं कर रहे हैं। आप नज़दीकी शहर में कोई नौकरी ढूंढ लेते हैं, टीचर की नौकरी, कोई भी नौकरी, और उस नौकरी से जो आप पैसा कमाते हैं वो उतना नहीं होता है कि आप पूरे परिवार का कर सकें। और अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं। सबको अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ना है, उसका एक फ़ी होता है। अंग्रेज़ी भले वहाँ पढ़ाई जाए न जाए, लेकिन अंग्रेज़ी मीडियम नाम तो होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा तो बदल रहा है। पेड़ा अब जो है अपने बेटे के लिए ही आ रहा है। मुझे अंग्रेजी मीडियम स्कूल वाले से गांव का एक किस्सा याद आया। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ काम कर रहा था,
तो गांव में एक बार किसी को ऐसे ही पूछे, कहाँ कतक काज करे अच्छा बचवा, मतलब कहाँ काम कर रहे हैं बच्चे। तो मैंने बोला कि वो ऑक्सफोर्ड, हाँ ब्रांच इधर है दरभंगा के पास। बोला कौन सा है? तो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल खुला है अभी। अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुला है। अच्छा, अपन आखिरी साइड में आ रहे, तो मैं थोड़ी चोहर तो कर ही लूंगा, और ये कवि मित्रों से माफी मांगने के साथ, और एक किताब की लाइन, मेरी नहीं, किताब में लिखा हुआ है, एक बार गांव में कहानीकारों और कवियों के गुणों पर बहस छिड़ी थी। देव का कहना था कि हिंदी के कहानीकारों का शिल्प कवियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था, जिससे मैं सहमत हूँ, कवि मित्र समझ सकते हैं। लेकिन आप एक राइटर के तौर पे देव के इस स्टेटमेंट से कितना सहमत हैं, या आप कवि या कहानी के शिल्प को कैसे देख रहे हैं? देव के स्टेटमेंट से मैं मजबूरी में सहमत हूँ। मजबूरी में इसलिए क्योंकि मैं खुद कवि नहीं हूँ। कविता मैं पढ़ा लेता हूँ, कविता समझ लेता हूँ, लेकिन लिखने का प्रयास मैंने कभी नहीं किया। एक बार एक कविता लिखी थी मैंने, एक सटायर था, और कॉलेज में था मैं, और उसके लिए कुछ पुरस्कार वगैरह, द्वितीय तृतीय कुछ पुरस्कार भी मिला था। लेकिन वो उस अचीवमेंट को कितने दिनों तक मैं भुला सकता हूँ। कॉलेज में जो किया वो कॉलेज में किया, तो उसके बाद कविता लिखने का प्रयास मैंने किया नहीं है। और इसीलिए जो चीज़ मैं कर नहीं सकता, लेखक होने के बावजूद, साहित्य का शिक्षक होने के बावजूद, उसके बारे में ओपिनियन रखना ठीक नहीं होगा जी। तो दूसरा पक्ष भी मैंने दिया है। नेपाल कहता है कि अगर साहिर और नीरज जो है गीत नहीं लिखते तो आपकी हीरोइन जो है वो कमर लचका पाती, वो नाच कर पाती, देवानंद जो है आपके डांस कर पाते। तो दोनों ही बातें हैं, लेकिन देव की बात से मैं सहमत हूँ मजबूरी में, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो मैंने आजमाया नहीं है। कविता मुझे मुश्किल लगती है, कठिन। मैं तो सहर्ष से एग्री कर रहा हूँ, और मेरे सहर्ष एग्री होने का कारण एक तो मजबूरी इसलिए कि जो आपकी मजबूरी वही मेरी, कि मैं प्रयास नहीं किया लिखने का, और दूसरा कारण जिसके से खुशी खुशी ये बात कहता हूँ, इतने कवियों ने इनबॉक्स में तंग किया है, बता नहीं सकता आपको। एक बार किसी ने कहा कि मेरी जो है आप कविता पढ़ें, मैंने कहा मैं कविता नहीं पढ़ता, तो कहता आप मेरी पढ़ें, मेरी आपको अच्छी लगेगी। हालांकि कई लेखक कहते हैं, जैसे अमिताभ घोष कहते हैं कि आपको 2-4 पोएम्स रोज पढ़ने चाहिए। कई लेखक कहते हैं, मुझे भी लगता है, लेकिन उसको मैं अपने जीवन में उतार नहीं पाया हूँ अभी तक। कभी तो उतारूंगा, और तब इस पे एक इन्फॉर्म्ड व्यू दूंगा, एक स्टडीड ओपिनियन दूंगा कि किसका शिल्प सही में बेहतर है। तो इसके लिए हम एक बार फिर मिलेंगे गौतम जी के साथ, तब इस विषय पे और चर्चा होगी। कवियों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद बंधी रहनी चाहिए। तो गौतम जी बहुत धन्यवाद, आप आए, और मेरे ख्याल से बातचीत हमने ठीक ठाक की। क्या कोई ऐसी चीज है जो आप दर्शकों को कहना चाहें, पाठकों को कहना चाहें, जो मैं मिस कर गया हूँ? हाँ, एक बात शायद मैं कहना चाहूँगा कि इस किताब में जो एक और चीज़ है, जो आज हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें हम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसेस को देख रहे हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था तब हम कैसे इन्फ्लुएंस्ड होते थे, तब हमारी कल्पना कैसे पंख लेती थी, शहर को हम कैसे जानते थे, एक स्वस्थ फैमिली क्या होता था। इसमें देव एक बार पूछता है चाचू बाबू से कि जो अंग्रेजी बोलने वाली फैमिलीज होती हैं वो कैसी दिखती है, वो च्यवनप्राश के प्रचार में छपे परिवार की तरह होती है, किसी कहीं और होती है। तो इसके पहले ये जो सोशल मीडिया के पहले का जो दौर था, उसमें जो हमारी सामाजिक या वैश्विक कल्पना जो थी, उसमें किताबों और पत्रिकाओं की जो भूमिका रही है, उसको इस किताब में मैंने कोशिश की अच्छे से, जो कवर पे भी दिखता है वो कि किताबों की एक पाइल लगा है और उसके ऊपर वो उड़ के जा रहा है, और एक गिर रहा है, एक जो है जो अपना यथार्थ नहीं गढ़ पाए वो गिर जाते हैं, और जो यथार्थ बना पाए वो उड़ जा रहे हैं, उड़ते नेपाल की तरह। तो ये जो है सोशल मीडिया का दौर है। इन्होंने इस दौर को, जब सोशल मीडिया नहीं था तब कैसे इन्फ्लुएंस होते थे, पर मेरा ये मानना है सोशल मीडिया के दौर में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो किताबें पढ़ के ही इन्फ्लुएंस होता है। असल में जो आजी ने कहा था कि जो छपा है उस पर भरोसा करना, कम से कम मैं उन्हीं में से हूँ। मीडिया का नहीं करता, लेकिन किताबों में जो छपा होता है उसका भरोसा मैं करता हूँ, क्योंकि एक लेखक जो है वो तुलनात्मक रूप से एक पत्रकार से हमेशा, आज की तारीख में सभी पत्रकारों के लिए नहीं है, लेकिन आज की तारीख में ज़्यादा जिम्मेदार प्राणी है। और इस किताब को पढ़ते हुए ये मेरा निजी रिकमेंडेशन है, आपको मज़ा आएगा, हर पन्ने पर रस मिलेगा, हर पात्र जो बुना गया है, ये जब आपने बातचीत सुनी होगी आप इस बात को समझ पाए होंगे कि हर पात्र को कितनी खूबसूरती से बुना गया है, और लेखक अपने पात्रों के कितना करीब है। जब गौतम उसका जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से बता रहे थे, इसको आप समझ सकते हैं। तो किताब का नाम है चक्का जाम,
राधाकृष्ण पेपरबैक से आई है, कीमत है 350 रुपये। जहाँ जहाँ किताबें मिलती हैं उन सब जगहों पर ये किताब आपको मिल सकती है। किताबें खरीदें, किताबें पढ़ें और आगे बढ़ें। दैनिक जागरण हिंदी है हम। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।